नाजरीन आदाब, मुंसिफ टीम में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं आंध्रा तेलंगाना न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से की मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादला ख्याल। वजीर तालीम नारा लोकेश ने मिलावरम में मंडल परिषद प्राइमरी स्कूल का अचानक किया मुआयना, तलबा के साथ खाया खाना। बीआरएस के अरकान असेंबली ने मकई किसानों के मसाइल को लेकर किया एहतजाज, मकई खरीदारी के मराकज कायम करने हुकूमत से किया मुतालबा। रुकने पार्लियामेंट इटाला राजेंद्र ने पार्लियामेंट में रेलवे बजट पर बात की, मनोहराबाद और कोतापल्ली रेलवे लाइन को जल्द मुकम्मल करने का किया मुतालबा। तेलंगाना में आइंदा 4 दिनों के दौरान बारिश होने का इम्कान, महकमा मौसमियात ने की पेश क़यासी। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इस मौके पर रियासत की ताज़ा सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर मल्लिकार्जुन खड़गे वेम नरेंद्र रेड्डी को राज्यसभा के लिए मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर पार्टी के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। आंध्र प्रदेश के वजीर तालीम नारा लोकेश ने मिलावरम में दियोवेनिचर व मंडल परिषद प्राइमरी स्कूल का अचानक मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने तलबा के साथ खाना खाया और खाने के मेयार के मुतालिक तलबा से बातचीत की, जबकि तलबा ने खाने के मेयार पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर नारा लोकेश ने स्कूल और अहदेदारों को ज़रूरी हिदायत भी दी। आंध्र प्रदेश के वजीर नारायणा ने गाजुवाका का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने टीडीपी के रियासती सदर पी श्रीनिवास राव के साथ मिलकर कई तरक्याती कामों का आगाज किया। इस मौके पर एचबी कॉलोनी में अलूरी सीतारामराजू पार्क का भी इफ्तिताह किया। रियासती वजीर नारायणा ने कहा कि शहर में डंपिंग यार्ड के बगैर कचरे को वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में मुंतकिल किया जा रहा है। उन्होंने अवाम के मसाइल को हल करने के लिए काम कर रही हैं। इस मौके पर साबिक़ा हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया। నిజంగానే కొంత ఇబ్బంది ఉంది. ఆ ఇబ్బంది పోవాలంటే ఏం చేయాలనేది యాక్చువల్గా ఈరోజు మళ్ళీ కూర్చొని దాని మీద డిస్కస్ చేసి పెద్ద కాంపాక్టులు 33 టన్స్ కాంపాక్టులు తీసుకొని అక్కడ యాక్చువల్గా డంప్ చేస్తున్నారు, మళ్ళీ అక్కడి నుంచి లిఫ్ట్ చేస్తున్నారు. అక్కడ డంప్ చేయకుండా చేసే విధంగా ఏర్పాటు చేయాలని యాక్చువల్ కమిషనర్ గారు చెప్పాను. వారితో మళ్ళీ కూడా మీటింగ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళతో కూర్చొని కూడా డిస్కస్ చేస్తున్నాం. జనరల్గా ఇప్పుడు వేస్ట్ ఎనర్జీ ప్లాంట్ చక్కగా ఇక్కడ వచ్చింది. 1400 టన్నులు రోజుకి అది ప్రాసెస్ చేస్తుంది. దాన్ని 2000 చేయబోతున్నారు. కాబట్టి ఎక్కడికక్కడ వచ్చిన చెత్తని కాంపాక్టులు ఇప్పుడు 33 టన్స్ కాంపాక్టులు వచ్చినాయి. వాటి ద్వారా తరలిస్తే డంప్ యార్డులు ట్రాన్సిట్ ప్లేస్ అంటూ పెట్టుకునే అవసరం లేదు. దాని మీద యాక్చువల్గా మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే గారితోనూ కమిషనర్తోనూ మళ్ళీ సీలతో మాట్లాడి దాని మీద ఒక సూచన ఇవ్వటం జరుగుతుంది. ఫ్యూచర్లో అక్కడ వాళ్ళకి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఏం చేయాలో చేస్తామని తెలియజేస్తాను. అదేవిధంగా ఈరోజు 4.75 ఎకరాలతో ఒక పార్కును గాజువాకలో ఈరోజు ఇనాగరేషన్ చేశాం. నిజంగా నేను చాలా చక్కగా ఈ పార్కుని తీర్చిదిద్దిన అటు మున్సిపల్ కమిషనర్ కావచ్చు, వాళ్ళ అధికారులు కావచ్చు, దానికి డిజైన్ చేయటంలోనూ దాంట్లోనూ రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చిన మేయరు, కార్పొరేటర్లు మరియు శాసనసభ్యులు వాళ్ళందరినీ కూడా నేను ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తున్నాను. ఈ పార్కులో ఒక యాంఫిబియర్ థియేటర్ ఒకటి వస్తుంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ బాక్స్ క్రికెట్ నెట్ ఒకటి వస్తుంది. అదేవిధంగా క్యాఫ్టేరియా, టాయిలెట్స్ బ్లాక్స్ 2 అరేంజ్ చేశారు. డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ చక్కగా అరేంజ్ చేశారు. వాటర్ ఫౌంటైన్ విత్ అల్లూరి సీతారామరాజు స్టాచ్యూతో ఏర్పాటు చేశారు. అదేవిధంగా ఎంట్రన్స్లో ఒక చక్కటి ఆర్చ్ విత్ సెక్యూరిటీ అరేంజ్ చేశారు.
तेलंगाना असेंबली का बजट इजलास जारी है। बीआरएस के अरकान असेंबली और अरकान कानून साज कौंसिल ने मकई के किसानों की हिमायत में तेलंगाना यादगार शहदान गन पार्क पर एहतजाज किया। इस मौके पर उन्होंने रियासत में मकई की खरीदारी के मराकज़ कायम करने और मकई के किसानों को इमदादी कीमत फराहम करने का मुतालबा किया। इस मौके पर बीआरएस के अरकान असेंबली ने मकई के साथ असेंबली में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को मकई को असेंबली ले जाने से रोक दिया। మక్కల కొనుగోలు కేంద్రాలు వెంటనే మక్కల కొనుగోలు కేంద్రాలు వెంటనే మక్క రైతులంటే మొక్కజొన్న పండించే రైతులంటే మొక్కజొన్న పండించే రైతులంటే రైతులకు 2400 కొనుగోలు కేంద్రాలు వెంటనే మొక్కజొన్న కొనుగోలు కేంద్రాలు వెంటనే 2400 రూపాయల మద్దతు ధర వెంటనే। बीआरएस के लीडर व साबिक वजीर हरीश राव ने कहा कि रियासत में 8 लाख एकड़ अराजी पर मकई की पैदावार हुई है। उन्होंने कहा कि मकई मार्केट में आना शुरू हुई है, लेकिन रियासती हुकूमत ने खरीदारी मराकज़ का आगाज़ अभी तक नहीं किया, जिसकी वजह से किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मकई खरीदारी के मराकज़ कायम करने हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों के मसाइल को हल करने में नाकाम हो गई है। किसानों के मसाइल को हल करने हुकूमत पर जोर दिया। రాష్ట్రంలో 8 లక్షల ఎకరాల్లో మొక్కజొన్న పంట పండడం జరిగింది। రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇప్పటికే మొక్కలన్నీ కూడా మార్కెట్లో వచ్చి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొనుగోలు కేంద్రాలు ప్రారంభించకపోవడం వల్ల రైతాంగం తీవ్రంగా నష్టపోతా ఉన్నారు। ఇవాళ మొక్కజొన్న మద్దతు ధర 2400 రూపాయలుంటే ప్రభుత్వ కొనుగోలు కేంద్రాలు ప్రారంభం కాక రైతులు 1600, 1700 రూపాయలకే మొక్కజొన్న అమ్ముకొని తీవ్రంగా నష్టపోతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది। మరొక వైపు అకాల వర్షాల వల్ల మార్కెట్ యార్డ్లలో కల్లాల్లో మొక్కజొన్న తడిచిపోయి రైతులు బాగా నష్టపోతా ఉన్నారు। ఈ ప్రభుత్వం మొక్కజొన్న రైతుల పట్ల తీవ్రమైన నిర్లక్ష్యం చూపుతా ఉంది। ప్రభుత్వమే ఒకవైపు పంట మార్పిడి చేయాలని రేవంత్ రెడ్డి, తుమ్మల నాగేశ్వరరావు గారు వరి వేయొద్దు, వరి వేస్తే మేము కొనము అని రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే చెప్తుంది। ప్రభుత్వాన్ని నమ్మి 8 లక్షల ఎకరాల్లో మొక్కజొన్న పండిస్తే ఈ ప్రభుత్వం కొనుగోలు కేంద్రాలు ప్రారంభించక రైతులను నట్టేట ముంచుతా ఉన్నారు। నేను అడుగుతా ఉన్నా, ఇప్పటికే 15 రోజులైంది మొక్కజొన్న వచ్చి, ఎందుకు కొనుగోలు కేంద్రాలు స్టార్ట్ చేయట్లేదు? అంటే పంటంతా దళారుల పాలైన తర్వాత దళారుల దగ్గర మొక్కజొన్న కొట్టరా? మీరు రైతుకు మేలు చేస్తారా, దళారులకు మేలు చేస్తారా? ఇప్పటికే దాదాపు 25% పంట దళారుల చేతుల్లోకి పోయింది। నిన్న మొన్న ఈ రోజు ఉదయం కూడా వడగళ్ల వానబడి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇవాళ పెద్ద ఎత్తున మొక్కజొన్న, మామిడి, ఇతర పంటలన్నీ కూడా దెబ్బతిన్నాయి। మీరు పంటల బీమాని అసెంబ్లీలో ఊదరగొట్టి బడ్జెట్ స్పీచ్ లో చెప్పి ఇప్పటి వరకు పంటల బీమాను మీరు అమలు చేయలేదు। పంటల బీమా అమలు చేయరు, రైతుకు ఇన్పుట్ సబ్సిడీ కూడా ఇవ్వడం లేదు। దయచేసి మేము ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నాం, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గత 2-3 రోజుల్లో వడగళ్ల వాన వల్ల రైతులు బాగా నష్టపోయారు। వెంటనే వ్యవసాయ శాఖ అధికారులకు ఆదేశాలు ఇచ్చి ఎన్యూమరేషన్ చేసి ఇన్పుట్ సబ్సిడీ ఇచ్చి రైతాంగాన్ని ఆదుకోవాలని కూడా కోరుతా ఉన్నాం। ఈ రోజు గత 2 సంవత్సరాలుగా రైతాంగానికి ఇన్పుట్ సబ్సిడీ డబ్బు రావడం లేదు। మాటల్లో చెప్తున్నారు తప్ప ఇప్పటి వరకు బడ్జెట్ రిలీజ్ కావట్లేదు। మీరు పంటల బీమా ఇవ్వరు, ఇన్పుట్ సబ్సిడీ కూడా ఇవ్వడం లేదు। నేను వ్యవసాయ మంత్రి గారిని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా, ఈ అకాల వర్షాలు, వడగళ్ల వానతో పెద్ద ఎత్తున నష్టం జరిగింది। అన్ని జిల్లాల నుంచి రిపోర్ట్ తెప్పించి ఇన్పుట్ సబ్సిడీ ఇవ్వాలని కోరుతా ఉన్నాం। ముఖ్యంగా మొక్కజొన్న రైతులకు తక్షణమే కొనుగోలు కేంద్రాలు ప్రారంభించి 2400 మద్దతు ధర 500। बीआरएस लीडर व रुकन असेंबली केटीआर ने असेंबली में बात करते हुए कहा कि जनवरी में रियासती वजीर ने असेंबली में कहा था कि मूसा नदी की खूबसूरती के लिए डीपीआर तैयार करने में 18 माह दरकार होने का बयान दिया था, लेकिन अब 2 माह में डीपीआर तैयार होने का बयान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अचानक डीपीआर कहां से आ गया। उन्होंने इस डीपीआर को ऐवान में पेश करने का मुतालबा किया। ఎందుకంటే వారే జనవరి 2026లో మనకు ఈ సంవత్సరంలో జరిగిన జనవరి నెలలో జరిగిన అసెంబ్లీ సమావేశాలలో గౌరవ సభ్యులు ప్రశ్నించారు, అధ్యక్ష,
మూసీకి సంబంధించి ఆనాడు కొంతమంది మిత్రులు కాంగ్రెస్ శాసనసభ్యులు ప్రస్తావిస్తే ప్రశ్న వేస్తే ఆ రోజు మంత్రి గారు ఇచ్చిన సమాధానం నా దగ్గర ఉంది. అందులో మంత్రి గారు ఏం చెప్తారంటే, అధ్యక్ష ఈ డిపిఆర్ ప్రిపరేషన్కే ఒక మెయిన్ హార్ట్ అనే కంపెనీకి ఇచ్చినాం. ఆ కంపెనీ గురించి కూడా నేను ఒక నిమిషం చెప్తా సార్. అది పాకిస్తాన్లో బ్యాన్ చేసిండ్రు కంపెనీని, సింగపూర్లో బ్యాన్ చేసిండ్రు, అట్లాంటి కంపెనీకి ఇచ్చిండ్రు. సరే వాళ్ళ మీద కేసులు ఉన్నాయి, అది కూడా మంత్రి గారు చెప్పాలా, ఓకే. అందులో ఏం చెప్పారంటే అధ్యక్ష, ఆ రోజు శాసనసభకి ఇచ్చిన సమాధానంలో గౌరవ మంత్రి గారు డిపిఆర్ ప్రిపరేషన్కే 18 నెలలు పడుతుంది అని ఈ సంవత్సరం జనవరి నెలలో మంత్రి గారు చెప్పారు. మరి డిపిఆర్ ప్రిపరేషన్కి 18 నెలలు పట్టే మాట నిజమే అయితే మళ్ళీ ఈరోజు మార్చిలో ఉన్నాం అధ్యక్ష. అంటే మంత్రి గారు సమాధానం చెప్పి 2 నెలలు కూడా కాలే. మరి ఇప్పుడు అకస్మాత్తుగా డిపిఆర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? మంత్రి గారు దయచేసి అది ఉంటే కనుక మీ దగ్గర నిజంగానే కాపీ ఉంటే, మరి 18 నెలల్లో అంటే అద్భుతమైన వేగం అది. మరి ఇంత మెరుపు వేగంతో గవర్నమెంట్ పనిచేస్తుంటే మేము కూడా అభినందనలు చెప్పాలి. కాబట్టి డిపిఆర్ 18 నెలల్లో తయారవుతుందని చెప్పి 2 నెలల్లో చేసిన ఈ చమత్కారం ఏదైతే ఉందో ఆ డిపిఆర్ దయచేసి సభ ముందు పెట్టాలి, సభ్యుల ముందు పెట్టాలనేది ఫస్ట్ డిమాండ్ సార్. ఎందుకంటే ఇది ప్రభుత్వం ఇచ్చిన సమాధానం అధ్యక్ష. तेलंगाना मल्काजगिरी के रुकने पार्लियामेंट इटाला राजेंद्र ने पार्लियामेंट में रेलवे बजट पर बात की। इस मौके पर उन्होंने अरकान पार्लियामेंट को बोलने का मौके पर स्पीकर ओम बिरला से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर उन्होंने रियासत के तमाम रेलवे प्रोजेक्टों को जल्द मुकम्मल करने की अपील की। काजीपेट कोच फैक्ट्री को पूरा करने भी इजहार तशक्कुर किया। मनोहराबाद और कोतापल्ली रेलवे लाइन को जल्द मुकम्मल करने पर जोर दिया। अध्यक्ष महोदय, ఈటల రాజేంద్ర जी, अध्यक्ष महोदय, पहले हमारा ऑनरेबल स्पीकर ओम बिरला जी को धन्यवाद देता हूँ। कल मूड ऑफ द हाउस देख के इतने ऑनरेबल एमपीस ये चर्चा में भाग ले रहा है। सभी एमपीस को टाइम देना बोल के उनका आशीर्वाद से, उनका जो आदेश से हमको जो टाइम मिला, उनको धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, अब वक्त है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं खबरों की तरफ। माह रमज़ान के पेश नज़र मंगल को मल्काजगिरी के मौलाली में बीआरएस लीडर अमीनुद्दीन की सरपरस्ती में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। इस दावत इफ्तार में बीआरएस पार्टी के वर्किंग सदर केटीआर और मल्काजगिरी के रुकन असम्बली एम राजशेखर रेड्डी और कुतुबुल्लापुर के रुकन असम्बली विवेकानंद गौड़ ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने मुसलमानों को रमज़ान की मुबारकबाद दी। इस मौके पर केटीआर ने बात करते हुए कहा कि एक सेकुलर जमात है। बीआरएस के दौरे हुकूमत में अक़लियतों की तरक्की के लिए कई एक इक़दाम किए गए थे। आपको मालूम है और जो काम किया गया आप सबके दिलों में है। दुआ करिए केसीआर साहब के लिए, दुआ करिए उनकी सेहत के लिए और दुआ करिए रियासत तेलंगाना के लिए, जहां खुशहाली अमन भाईचारे के साथ एक सेक्युलर जमात टीआरएस आपके दिलों को जीत के बार बार हैदराबाद में आपके बदौलत जीत के वापस आई है। आगे आके भी इंशाल्लाह 2028 में फिर जीतेंगे, केसीआर साहब फिर वजीर आला बनेंगे और हमारे भाइयों को बाकी जितने भी काम करने हैं सब सहूलतें देने की हर कोशिश करेंगे। ज्यादा नहीं बोलूंगा, सियासी मंच नहीं है। आप सबको रमजान मुबारक और बार बार मिलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। माह रमज़ान के मौके पर अंगोल ज़िले महकमा अक़लीती बहबूद की जानिब से मंगल को दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में अंगोल के रुकन असम्बली डी जनार्दन राव, रुकन पार्लियामेंट श्रीनिवास रेड्डी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर राजा बाबू और मुस्लिम मजहबी कायदीन और मुसलमानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की।
विशाखापट्टनम में टास्क फोर्स ने गांजे की गैरकानूनी मुंतकिल के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने इस मामले में 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 10 किलो गांजा और एक कार को जब्त कर लिया। विशाखापट्टनम भीमली पुलिस ने इस मामले में एक केस दर्ज कर लिया और मजीद तहकीकात जारी हैं। तेलंगाना और शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर कल देर रात और आज सुबह बारिश हुई। बारिश की वजह से गर्मी की शिद्दत में कमी आई, जिससे शहरियों ने राहत की सांस ली है। ताहम बारिश की वजह से बाज़ नशीबी इलाकों और सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक में खलल पड़ा। जबकि सड़कों पर जमा पानी की निकासी का काम जारी है। जबकि महकमा मौसमियात ने रियासत में आज से 4 दिन तक मौसलाधार बारिश होने का इम्कान जाहिर किया है। नागर कर्नूल जिले में भी कल देर रात गरज चमक के साथ बारिश हुई। बारिश की वजह से जिले में कई मुकामात पर सड़कें ज़ेर आब आ गई। जिला हेडक्वार्टर समेत कई मुकामात पर बिजली की फराहमी में खलल पड़ा। महकमा मौसमियात के मुताबिक जिला में 174.0 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बीजेपी के दिलीप घोष ने मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी हमेशा उन लोगों की मुखालिफत करती हैं जो सही काम करते हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की पुरानी रिवायत रही है कि वो कानून की सख्ती और शफाफ तर्ज हुक्मरानी के खिलाफ खड़ी नजर आती हैं। टीएमसी के लिए दमदार है। खड़गपुर में उनके पास दमदार कौन है? टीएमसी में खड़गपुर में कौन सा नेता है? नहीं है कोई। वहाँ लोग कमल फूल को वोट देते हैं। लगातार कई इलेक्शन में हम लोग जीत रहे हैं, हर बार मार्जिन बढ़ाते हैं। इस बार वहाँ पोलिंग कम होती है, वोट भी कम होता है। मुझे 90,000 तक वोट मिला है वहाँ। इस बार 1 लाख पार करने का हमारा टारगेट है। बीजेपी के साथ लड़ रहा है, हमारा टारगेट बढ़ाने। नहीं, गणेश कुमार राजीव कुमार नहीं है कि वर्दी में भी टीएमसी का काम करेंगे, पार्टी को बचाने के लिए सारा फाइल गायब कर देंगे। ऐसा नहीं करते हैं। गणेश कुमार हो कोई भी, इसके पहले भी चुनाव कमीशन आए, टीएन सेशन को लोगों ने देखा है, उसका भी आलोचना होता था। जो सही काम करेगा, कड़क स्टेप लेगा, उसका विरोध में ममता बनर्जी तो जाएंगे कम से कम। ये उनकी परंपरा रही है और इसीलिए देखिए इस बार उनकी हालत कितनी खराब है। चुनाव कमीशन के खिलाफ धरना, अदालत के खिलाफ धरना, सेंट्रल फोर्स के खिलाफ, सबके खिलाफ, केंद्र के खिलाफ, राष्ट्रपति के खिलाफ, राज्यपाल के खिलाफ। देश की संविधान और परंपरा और व्यवस्था के खिलाफ जो लड़ाई लड़ता है ना, उसको लोग क्षमा नहीं करते। इसलिए अभी बैकफुट में है। 74 कैंडिडेट सिटिंग एमपी एमएलए को हटा दिए। क्यों? पहले तो किसी को भी खड़ा करके बोलते थे, देखिए 294 सीट में मैं कैंडिडेट हूँ, जीता ही है, और जीता भी है। लेकिन आज वो दिन नहीं है। जनता पूरा उसका बदलने वाला है। परिवर्तन का चुनाव है इस बार, उनको भी समझ में आ गया, इसलिए बैकफुट पर है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर गोनी खान मार्केट में ईद उल फितर की खरीदारी के लिए अवाम का हुजूम देखा जा रहा है। दुकानदारों ने कहा कि वो ईद उल फितर के पेश नज़र बाज़ारों में बढ़ते हुए लोगों की तादाद से खुश हैं। ईद उल फितर के ज़िमन में मेहंदी के फनकार, जिनमें से कुछ दूसरी रियासतों से आए हैं, उन्होंने कहा कि वो वादी में आकर अपनी खिदमात पेश करने पर खुश हैं। ईद उल फितर का त्यौहार जो बड़ा त्यौहार आने वाला है, तो इस सिलसिले में अगर बात करेंगे मार्केटों की जो इस वक्त पोजीशन है, पिछले कई दिनों से मार्केट में अच्छी खासी तादाद से कस्टमर आ रहे हैं, अच्छी शॉपिंग हो रही है और जिससे दुकानदार भी मुतमईन है कि बहुत दिनों बाद कि सर्दियों के आयाम गुजरने के बाद हम अब पिछले 8-10 दिनों से इस तरह के मार्केट में इस तरह से भीड़ देख रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम तो देखिए, आप खुद ही देख सकते हैं रश कितना है। बच्चों के लिए कपड़े वो तो लेने ही है और फैमिलीज़ के लिए भी लेना पड़ता है, तो अच्छा लग रहा है शॉपिंग करके इन बच्चों के लिए, अपनों के लिए। तो इस वजह से ये त्यौहार तो सबके लिए अच्छा ही है, तो शॉपिंग के लिए तो चल रहा है अच्छे से। हर ईद पे आते हैं, यहाँ पे हर त्यौहार पे आते हैं। यहाँ में अच्छा लगता है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे, बहुत प्यारे हैं। इन लोगों से हमें खुशी मिलती है। यहाँ पैसा भी कमा लेते हैं इन लोगों की वजह से। तो कितना रश रहता है? यहाँ पे बहुत सारा रश रहता है मैम।
मध्य प्रदेश के इंदौर तिलक नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़या एक 3 मंजिला इमारत में आग लगी। इस हादसे में 6 अफराद की मौत हुई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें मुकामी हादसे पर पहुंच गई और अपनी कोशिशों से आग पर काबू पा लिया। ये जो यहाँ पर हम लोग खड़े हैं ब्रिजश्री एनएच पे, ये फायर एक घर पे लगा हुआ था और कारण अभी हम लोग एसेस कर रहे हैं, बट जो व्हीकल चार्जिंग का पॉइंट था उससे ही आग लगने की अभी संभावना बताई जा रही है। बहुत ही दुखद घटना थी। 6 लोग की इसमें दुखद मृत्यु हो चुकी है। अभी हमारी टीम रेस्क्यू कर भी रही है, देख रही है भी एक फ्लोर पर हमारी टीम और काम कर रही है कि वहाँ पर कोई व्यक्ति फंसा ना हो, और इसको देखा जा रहा है। और बाकी कोई भी अगर घायल होगा तो उनको तत्काल सहायता दी जा रही है। कुछ लोग रेस्क्यू शुरू में हो गए थे और अभी चूंकि रेस्क्यू हमारा चल ही रहा है, तो जैसा भी स्थिति होगी अपडेट करेंगे। लगभग 4 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि एक जो है फायर इंसिडेंट हुआ है। ये ब्रजेश्वरी एनक्लेव एरिया है, छोटा राजवाड़ा क्षेत्र में, थाना तिलक नगर लगता है। उसमें इमीडिएटली हमारी जो गश्त की टीमें थी उन्होंने इस पर रिस्पॉन्ड किया। हम लोग स्वयं यहाँ पे पहुँच गए थे और साथ साथ हम लोगों ने फायर की जो हमारी टीमें हैं, जो SDRF है, सबको सूचना दी गई थी, वहाँ आए थे। और ये लगभग जो है 1.5 घंटे 2 घंटे की मशक्क़त के बाद उसको वो कर लिया गया। इसमें फ्लोर वाइज हम लोगों ने एक्सेस किया। 3 जो है इसमें फ्लोर हैं, एक ग्राउंड फ्लोर है, एक बीच का फ्लोर और टॉप फ्लोर, जिसमें कि तीनों उनके रहवासी फ्लोर थे, जिसमें जो मनोज कुगलिया जी और उनका परिवार उसमें रहता था। और इसमें इनिशियली 3 लोग जो फायर की शुरुआत हुई थी, उसके जब हम लोग यहाँ पहुँचे थे तो उनको वहाँ से बाहर निकाल लिया गया था। उसके बाद जो है टॉप फ्लोर को, जो ऊपर का सबसे फ्लोर है, हमने बगल वाले मकान से एक्सेस किया। वहाँ हमारी टीमें पहुँची, वहाँ से गाइड किया। फिर हमने जो हमारे फायर इंजन्स जो आ गए थे मौके पे, उनके थ्रू जो है हमने पानी डाल के जो फायर को बुझाने की जो प्रक्रिया होती है, बीच पर नीचे वाले फ्लोर को कंटेन किया। फिर नीचे के फ्लोर को एक्सेस करते हुए बीच वाले फ्लोर पे पहुँचे हैं। तो लगभग 1 से 1.5 घंटे पूरी तरह से कंटेन किया गया। साथ साथ उस समय क्योंकि अंदर से एक्सप्लोजन भी हो रहे थे और ऐसा लग रहा था कि फायर बगल के मकानों में भी ना जाए, तो वो भी ध्यान दिया गया, कंटेन किया गया। अनफॉर्चुनेटली जो 6 लोग यहाँ से रेस्क्यू किए गए थे, जिनको अनकॉन्शियस ले जाया गया था, वो कैजुअल्टी इसमें रिपोर्ट हुए हैं, जो हमारे पास जो मेडिकल टीम की सूचना है। अभी लगातार हमारी टीमें अंदर हैं और सर्च ऑपरेशन बहुत थॉरो तरीके से यहाँ पे किया जा रहा है। ये जो प्राइमरी हमारा एस्टिमेशन है कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कार है वो चार्जिंग पे लगी हुई थी, चार्जिंग घर के बाहर, वहीं से वो एक्सप्लोजन हुआ है और कार और उस पॉइंट से आग जो है वो स्प्रेड होना शुरू हुई है, घर के अंदर पहुँची है। और क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है प्राइमरी एस्टिमेशन में कि इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स रहेंगे, जिससे कि दरवाजे जो पावर कट हो जाता है उससे वो दरवाजे लॉक रहेंगे, जो बंद हो गए होंगे। और उसमें कई चैनल गेट वगैरह भी हमें ऊपर से आके उसको तोड़ने पड़े हमारी टीमों को। उसके बाद उन लोगों ने अंदर उसमें प्रवेश किया है। अंदर ऐसा लगता है कि 10 से उससे ज़्यादा रही होंगी, क्योंकि कई एक्सप्लोजन जो फायर ब्रेकआउट हुआ था उसके बाद यहाँ पे हुए थे। हमारी टीमों के समक्ष भी, हम लोगों के समक्ष भी इस समय एक्सप्लोजन 2-3 हुए थे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक खांगी हॉस्पिटल में सेप्टिक टैंक में गिरने से 3 सफाई मुलाजमीन की मौत हुई। इस वाक़े के बाद सफाई मुलाजमीन के रिश्तेदारों ने एहतजाज किया और अहले खाना को माकूल मुआवजा देने हुकूमत से उनको इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। यही बोल रहा हूँ कि मेरा जो भाई है 24 साल का है, वो अगर ना जिंदा रहता कितना कमाता? 30 से 35 हजार कमाता है कि नहीं कमाता? आज की डेट में कोई भी कमाता है 30 से 35 हजार। मेरा भाई 24 साल का है, 20 साल भी जिंदा रहता तो उतना ही कमाता ना। मैं उतना ही का तो डिमांड कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब ना पूरा डिमांड क्या रखी है? मैं वही बोला कि उतना जो सैलरी मिलती है ना, उससे मतलब ना जो मिलता है उसको जिंदा है वो है उतना ही डिमांड दे करके, और बच्चे की मतलब ना भविष्य के लिए मतलब ना पढ़ाई लिखाई के लिए उसको ले दे दो करके। मैं तो दूसरा कुछ नहीं बोला हूँ, उन लोग मेरे से डील करे जा रहे हैं। ये तो हमको ये जानकारी आ रही है कि इनको क्या है कि प्राइवेट के तौर से इनको बुलाया गया था, चाहे वो अस्पताल प्रबंधक हो या यहाँ के अस्पताल प्रबंधक कहने से बुलाया गया था। किसी कारण से बुलाया गया था, इसके लिए भी हमको जानकारी मिली। 3 सफाई कर्मचारियों के जो सीवर सेफ्टी टेंक में काम करने आए थे, तो उनकी डेथ हो चुकी करके, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर पूरे संगठन के द्वारा यहाँ पर हम लोग आए और यहाँ पर पता वता किया हम लोग आके, तो हमें पता चला कि यहाँ पर 3 सफाई कर्मचारी जो सेप्टिक टैंक में उतरे थे उनकी डेथ हो चुकी है। और सेप्टिक टैंक के अंदर जहरीली के जो मेल्थन गैस जो होती है, जिसके चलते पूरे सांस में भरने के बाद वो दम घुट के उनकी डेथ हो गई। मेल्थन गैस के अंदर शरीर में जाने से उनकी दम घुट के डेथ हुई, ये जानकारी हमको प्राप्त है।
यहाँ हॉस्पिटल में जो तीन लोग हैं जो सफाई के लिए उतरे थे, वो तीनों की डेथ हो गई है और उनकी पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भिजवाई गई है। साथ ही अभी जो परिजन है वो अस्पताल प्रबंधन से मुआवजे को लेकर मांग कर रहे थे और फिर बातचीत हो चुकी है और अभी बातचीत जारी है। सर, किन परिस्थितियों में उन 3 लोगों की जान गई है? बिकॉज हमें पता चला है कि देयर आर नो सेफ्टी इक्विपमेंट्स, उनको इवन फॉल्स इंफॉर्मेशन दी गई कि इसमें आप घुसेंगे तो भी आपको कुछ खतरा नहीं। अभी इसमें मर्ग कायम किया जाएगा, मर्ग के बाद ही चीजें क्लियर। क्या मर्ग के बारे में थोड़ा सा विस्तृत जानकारी? मर्ग के कायम किया जाएगा, मर्ग जांच होगी, उसके बाद ही चीजें क्लियर। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी के साबिक रुकन असेंबली विजय सिंह की रिहाइशगाह पर धमाका हुआ, जिसमें कम से कम 6 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें एक की हालत तशवीशनाक बताई गई है। ये धमाका कल रात को हुआ, जिससे इलाके में खौफ और हरास फैल गया। पुलिस ने कहा कि जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया और तहकीकात जारी है। देखिए, आप मौके पर हैं अभी और लगभग 7:30 पौने 8 बजे एक धमाका के साथ पूर्व माननीय विधायक श्री विजय सिंह के घर के बेसमेंट में कुछ विस्फोट हुआ और उसमें 6 लोग घायल बताए गए हैं और तत्काल उनको लोहिया हॉस्पिटल जिला अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया है। और अभी की जानकारी के हिसाब से किसी का हाथ जला हुआ है तो उसको बर्न यूनिट रेफर किया जा रहा है। सर, पुलिस ने अभी तक कुछ क्या प्रथम दृष्टया कुछ निकलने की बात आई है क्या कुछ? देखिए, वास्तविक कारण के लिए एंटी सैबोटाज टीम, फॉरेंसिक टीम और विशेषज्ञों की टीम बुला ली गई है और वो उसका गहन परीक्षण करके जो वास्तविक कारण होगा बताएंगे, तभी तय किया जा सकता है। कितने मंजिला मकान था सर इनका? ये देखिए, सामने 3 मंजिला मकान है। देखिए, ये फर्रुखाबाद कोतवाली में लगभग पौने 8 बजे की घटना है। जो पूर्व विधायक हैं विजय सिंह, उनके मकान के बेसमेंट में एक धमाका हुआ है। अभी प्रथम दृष्टया फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है, यूनिट आ गई है, BDS की टीम आ रही है। तो जो वास्तविक कारण है कि इनके जांच पड़ताल करने के बाद ही सामने आ पाएगा। इस मकान में 6 लोग थे, 6 में से 5 लोग घायल हैं। उनको स्थानीय अस्पताल में बेहतर उपचार के लिए भेज दिया गया है। अभी उनकी स्थितियां सामान्य हैं। मैम, विधायक जी की पत्नी भी थी, क्या वो पूरी रूप से सुरक्षित है? जी, वो अभी बिल्कुल अच्छी स्थिति में है, वो उनकी स्थिति सामान्य है। मैम, CCTV कैमरे भी हैं कुछ? CCTV कैमरा ले लिया हम लोगों ने, उसका TVR चेक कर रहे हैं, जो भी होगा आपको अवगत करा दिया जाएगा। आंध्रा तेलंगाना न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।